महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो साथी कविता बिष्ट। आपका महकता आंचल कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले हमने फाइब्राइड महिलाओं के गर्भाशय में होने वाले छोटे छोटे अंगूर के समान ट्यूमर पर बात की थी और यही ट्यूमर फाइब्राइड की समस्या को जन्म देता है। लेकिन अगर फाइब्राइड की समस्या को नज़रअंदाज कर दिया गया तो यही समस्या गर्भाशय यानी ग्रीवा का कैंसर भी बन सकता है। दुखद बात तो यह है, इस कैंसर से लगभग हर रोज 2 या 3 महिलाएं प्रभावित हो जाती हैं और कई बार तो यह देखा गया है महिलाओं की इस समस्या के कारण जान भी चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें कैंसर था। तो आज हम महकता आंचल कार्यक्रम में फाइब्राइड के इलाज को नहीं करने से उत्पन्न होने वाले गर्भाशय यानी ग्रीवा के कैंसर के बारे में डॉक्टर से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के दौरान हम जानेंगे गर्भाशय के कैंसर होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण किस तरह के होते हैं और इसका इलाज और उपचार हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस चर्चा की तरफ और करते हैं डॉक्टर से बातचीत। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव रामगढ़ से हूँ और मैं आज यहाँ पर महिलाओं को सचेत करने के लिए हूँ कि मैं उन्हें बता सकूँ कि गर्भाशय में जो कैंसर होता है ग्रीवा के पोर्शन में, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या इलाज लेना चाहिए और उसके क्या लक्षण होते हैं। जी मैम, मैं सबसे पहले गर्भाशय के बारे में यही जानना चाहूँगी, बड़ी इच्छा हो रही है, आखिर ये गर्भाशय का कैंसर है क्या और होता क्यों है आखिर? गर्भाशय के हमारे जैसे 2-3 पार्ट होते हैं ना गर्भाशय में। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं यूट्रस का, उसे कहते हैं सर्विक्स, जिसे हिंदी में ग्रीवा कहते हैं जी। तो उसका वो जो माउथ पोर्शन होता है उसमें कैंसर की संभावना कई बार ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है या जो भी जाएगा वो उसी रास्ते से जाएगा। तो इसीलिए गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए या होने के लिए। गर्भाशय का जो कैंसर है ग्रीवा के पोर्शन का स्पेशली, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का विषाणु होता है जो ये एक मस्सा पैदा कर देता है जी। ये मस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, 10 साल लगभग इसको लग जाते हैं जी। तो जिन लोगों को शुरुआत में पता चल जाता है जांचों के अनुसार कि ये इस तरह की कोई चीज़ बन रही है यूट्रस में, तो समय पे इलाज ले लेते हैं। लेकिन जो लोग इस मस्से को पड़े रहने देते हैं 8-10 साल तक और या उसके आगे की समय तक भी, तो ये कैंसर जो है खतरनाक रूप ले लेता है और जान के लिए जोखिम भी पैदा करता है। जी मैम, आपने कहा कि जब ग्रीवा में कोई मस्सा आ जाता है तब कैंसर की शुरुआत होने लग जाती है। मैम, आखिर किस उम्र में आके इस तरह की समस्या आती है? ये परेशानी यूजुअली 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ज़्यादा होती है। इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं, मतलब कि वो औरतें इनमें ज़्यादा आती हैं जो बहुत कम उम्र पर दैनिक संभोग की क्रिया शुरू कर देती हैं जी। या फिर वो धूम्रपान करती हैं, शराब का सेवन करती हैं। तीसरी बात, जिनकी जीवन शैली में तनाव बहुत ज़्यादा है और जिनके असुरक्षित यौन संबंध एक पुरुष से ना होकर कई पुरुषों से हैं, या फिर उनके तो एक ही पुरुष से हैं मगर पुरुष की कई स्त्रियों से हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन तो एक दूसरे तक फैलता रहता है ना जी। तो जो लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो जो लोग इन सब चीज़ों से बचते हैं उनमें ये संभावना कम होती है। जी मैम, इसके लक्षण किस तरह के दिखाई देते हैं? क्योंकि आपने बोला कुछ महिलाएं अगर धूम्रपान करती हैं या फिर कुछ शराब का सेवन करती हैं उन्हें भी इस तरह की समस्या होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा है अधिकतर महिलाएं धूम्रपान ज़्यादा करती हैं। सही बात। जी, तो वो कैसे पहचाने कि उसको ग्रीवा का कैंसर होने की संभावना है या फिर उसको हो रहा है? इसके लक्षण किस तरह के होंगे? इसके लक्षण देखो ये हैं कि योनि के द्वारा रक्त का स्राव बहुत ज़्यादा होता है जी। या फिर दुर्गंध वाला कोई स्राव, सफ़ेद पानी या इस तरह की शिकायत होती है जो कि बहुत बदबू भरी होती है जी। तीसरी बात ये कि जिसको पीरियड्स तो निमट गए हैं उसके बाद भी रक्तस्राव हो रहा है या किसी को रजोनिवृत्ति हो गई है, मासिक धर्म आना बंद हो गया है, उसके बाद भी उनको खून जा रहा है,
तो ये सब जो होते हैं उसके लक्षण होते हैं। जी मैम, ये तो लक्षण हुए, लेकिन क्या केवल लक्षणों से इसकी पहचान हो सकती है या फिर कोई टेस्ट भी करवा हम सकते हैं? मतलब टेस्ट से पता कर चल जाए कि इस महिला को ग्रीवा का कैंसर है या नहीं, और जो टेस्ट इसका होता है वो आखिर किस दाम पे और कहाँ हम करवा सकते हैं? देखो, ये तो खाली लक्षण हैं, लेकिन पहले हमको लक्षणों को देखकर ही सचेत होना होगा। जी। अगर हम ये सोचते रहे कि अरे रक्तस्राव हो रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, बार बार हो रहा है फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे, दुर्गंधपूर्ण स्राव हो रहा है फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे, है ना, जी। और किसी के रजोनिवृत्ति के बाद भी रक्तस्राव हो रहा है फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर उसके बाद हमको जो है परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। अगर हम सही समय पर जांच कराएं, क्योंकि सिर्फ इन लक्षणों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इस महिला को कैंसर है, जी। तो जांचें तो वास्तव में ज़रूरी हैं। इसके लिए एक जांच होती है पैप स्मीयर। तो पैप स्मीयर में क्या करते हैं कि गर्भाशय की ग्रीवा से एक दर्द मुक्त तरीके से उन कोशिकाओं को खुरचा जाता है, जी। और उसके बाद उनकी स्लाइड बना के प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये कुछ असामान्य कोशिकाएं हैं क्या। अगर वो असामान्य कोशिकाएं होंगी तो उसके बारे में वो और प्रयोगशाला में जांच करेंगे कि कैंसर की कोशिकाएं तो नहीं हैं, जी। तो उससे पता चल जाता है। अगर पैप स्मीयर में पहली बार में ही ये आ जाए कि कुछ असामान्य कोशिकाएं हैं बट ये अभी कैंसर नहीं है, तो उसके लिए फिर हम 2-3 साल के अंदर फिर दोबारा वही जांच कराते हैं कि वो असामान्य कोशिका वापस सामान्य में परिवर्तित हुई या नहीं हुई। अगर हो जाती हैं तब तो ठीक है, अगर वो असामान्य फिर भी असामान्य रहती हैं तो यानी कि वो कैंसर में कन्वर्ट होने वाली हैं या हो गई हैं, जी। तो उसके हिसाब से जांच होती है। दूसरी एक जांच होती है, वो पैप स्मीयर नहीं कहलाती है, लेकिन वो आंखों के द्वारा जांच होती है। जी। किसी विधि के द्वारा एसिटिक एसिड एक होता है हमारी केमिस्ट्री में, उस एसिड को लेकर थोड़ा सा उन कोशिकाओं पे लगाते हैं, तो जो असामान्य कोशिकाएं होती हैं वो सफ़ेद रंग ले लेती हैं। जी। तो ये भी एक जांच होती है, प्रयोगशाला में ही होती है ये भी। तो इस तरह की जांचों से पता लगाते हैं। जी मैम, ये जांच हम कितनी बार करवाएं? देखो, वैसे भी एक रूटीन स्क्रीनिंग के तौर पर 35 साल के बाद हर महिला को ये जांचें करवानी चाहिए, जी। कम से कम 3 वर्ष में एक बार। ऊपर से जिन लोगों में ये होता है कि इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, या जिनकी पहले भी पारिवारिक हिस्ट्री में देखा गया कि किसी की माता को या इस तरह से किसी को था परिवार में, तो उन लोगों को 35 साल के बाद हर 3-3 साल में करानी चाहिए। जो लोग 3 साल में नहीं करा पाते हैं तो भी समय निकाल कर पैसा बचाकर 5 साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। जी। क्योंकि सही समय पर अगर पता चल गया तो इसका इलाज संभव है, अन्यथा देर करने पर फिर जान का रिस्क तो होता ही है। क्योंकि अगर मस्सा वो छोटा है, वो कैंसर की सेल्स बहुत छोटी हैं और बहुत कम एरिया में फैली हुई हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है कि वो फैल ना पाए। जी। लेकिन अगर वो बच्चेदानी में फैल गया है तो फिर खाली बच्चेदानी निकालने से नहीं हो पाता, उसके बाद रेडिएशन भी कराना पड़ता है, जिसमें काफ़ी खर्चा होता है जी। और समय भी लगता है। तो ऐसी खतरनाक बीमारी तो जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा, और पता करने के लिए महिलाओं को सचेत होना पड़ेगा और हर 3 वर्ष में जांच करानी पड़ेगी। जी। मैम, अगर किसी महिला ने अपना टेस्ट करवा लिया और ये बात पता चल गई कि हाँ इस महिला को जो ग्रीवा का कैंसर है वो हो रहा है, तो इसका उपचार कैसे करवाए, चिकित्सकीय उपचार? गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर अगर पैप स्मीयर की टेस्टिंग के बाद पता चल जाता है तो फिर उसके बाद वो एक अच्छे अस्पताल में जाएं। जी। यही मैं सबसे कहूँगी कि अच्छे अस्पताल में जाएं, वहाँ की रिपोर्ट्स अपना दिखाएं, और उसके बाद जैसा डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी तो उसमें आनाकानी ना करें। जी। क्योंकि अगर एक बार कैंसर फैल जाएगा तो उसको फिर निकालना शरीर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही समय पर जो कैंसर वाला पोर्शन है डॉक्टर उसे निकाल देंगे, रेडिएशन थेरेपी दे देंगे, तो कैंसर की कोशिकाएं शरीर से पूर्णतया नष्ट हो जाएंगी और महिला वापस ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो अच्छा खान पान ले, है ना, आयरन भरा खान पान ले, प्रोटीन युक्त दालें ले और जूस ले, इस तरह का बढ़िया खान पान ले, व्यायाम करे, खुली हवा में सांस ले, घूमे, नियमित दिनचर्या हो, तो वो वापस ठीक हो सकती है। जी मैम, आपने इसके उपचार बताए कि इस तरह से करवा सकती हैं, तो इसमें लगभग खर्चा कितना आता होगा? खर्चा अगर हम सही समय पता लगा लें तो खर्चा, अगर बात सिर्फ बच्चेदानी निकालने तक सीमित है तो 35-40 हज़ार तक रुपए के खर्चे में अंदाजन हो जाता है। लेकिन अगर कैंसर फैल गया और उसके आगे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और भी चीज़ें चाहिए तो फिर खर्चा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जांचें इतनी महंगी फिर भी नहीं है जितना महंगा इलाज है, तो जांचें ही करा लें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। जी। और अगर हो गया है तो भी सही समय पर इलाज कराएंगे तो 1 लाख रुपए के अंदर में पूरा इलाज हो जाएगा। जी मैम, इसके उपचार में अगर हम गर्भाशय के
ग्रीवा के कैंसर के उपचार की बात करें तो इसमें क्रायोप्सी और बायोप्सी भी करवाया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ जो हमारा एक क्रायोप्सी और बायोप्सी है आखिर किस तरह का उपचार देखो है? क्रायोप्सी के लिए तो क्या होता है ना कि जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं तो एक विधि के द्वारा उनको एकदम ठंडा करके जमा देते हैं और उसके बाद उसमें से जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उन्हें एक विधि के द्वारा नष्ट करते हैं। जी। बायोप्सी क्या है कि बायोप्सी में जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं जो पता है हमें कि हाँ ग्रीवा में है, तो ग्रीवा में से एक पोर्शन ले लेते हैं, उसको काट के निकाल लेते हैं और उस पोर्शन को एक अच्छी प्रयोगशाला में कैंसर की जांच के लिए भेजा जाता है, तो इसे बायोप्सी कहा जाता है। जी मैम, जैसे हमने बताया कि गर्भाशय का जो कैंसर होता है वो महिलाओं को ज़्यादा होता है क्योंकि एक बच्चों को जन्म देने का काम एक महिला का ही है, तो थोड़ी सी उनको ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो एक महिला अगर ये चाहे उसको गर्भाशय से जुड़ी कोई भी समस्या ना हो, चाहे हम फाइब्रॉइड की बात कर लें, चाहे हम गर्भाशय के कैंसर की बात कर लें, ये समस्या हो ही ना, तो इसके लिए वो अपनी पहले ही किस प्रकार की सावधानी बरते? देखो गर्भाशय की कोई भी समस्या हो, जैसा आपने बताया कि फाइब्रॉइड हो या फिर कैंसर हो या कोई भी समस्या हो, तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि किसी भी परेशानी या इन सब को छोड़ दें, पूरे शरीर की परेशानी को ही ले लें, किसी बीमारी को ले लें, तो नियमित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है ना। खुली हवा में सांस बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम व्यायाम बहुत ज़रूरी है और इसके बाद अच्छा खान पान हो, यानी कि जो चीज़ें शरीर के लिए ख़राब हैं, धूम्रपान है, शराब है, तंबाकू, बीड़ी, ये सब ना लें, अच्छा भोजन लें और फल सब्जियां खूब अच्छे से धोकर लें, अच्छे रूप से खाना खाएं, बाहर का जंक फूड छोड़कर अगर हम लोग रोटी दाल सब्जी चावल फल फूल इस तरह की चीज़ें लें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये कि जो सही समय पर लड़कियों की शादी हो, गांव में भी मैं यही कहूँगी कि सही समय पर लोग अपनी बेटियों की शादी करें, 20-21 साल से पहले ना करें, जिससे कि सही समय पर वो लोग दैहिक संबंध बनाएं, सही समय पर बच्चे को जन्म दें। 35 साल से पहले बच्चों को जन्म देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, सब ठीक से चलता रहेगा तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। और महिलाओं को असुरक्षित यौन संबंधों से बचना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ अपने पति से संबंध बनाएं, वो भी असुरक्षित तरीके से ना बनाएं। दूसरी बात, अपने पतियों को भी समझाएं कि वो भी किसी दूसरी महिला से संबंध ना बनाएं, क्योंकि इस तरह से उनको एड्स का खतरा रहता है जी। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, उनका खतरा रहता है, तरह तरह के इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो जब इस तरह के इन्फेक्शंस HIV वगैरह नहीं होगा तो कैंसर और इस तरह की समस्याएं भी बिल्कुल नहीं होंगी। जी मैम, जैसे हमारा जो ग्रीवा का कैंसर है, इससे अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो वर्तमान में क्या आपको इस क्षेत्र में इससे जुड़ी कोई समस्या देखने को मिली है? हाँ, इस तरह की महिलाएं जो हैं कभी कभी हमारे पास आती हैं समस्याएं लेके। यहाँ रामगढ़ में भी कुछ महिलाएं आती हैं जो बताती हैं कि मासिक धर्म अनियमित हो रहा है या फिर उनको जो है बार बार सफ़ेद पानी की शिकायत, बहुत बदबू भरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम तुरंत उन्हें थोड़े दिन दवा देते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि इनकी समस्या कुछ और दिशा में जा रही है और उनको आराम नहीं हो रहा है तो फिर हम उन्हें यहाँ से सुश्रुता तिवारी रेफ़र करते हैं कि वहाँ पर वो जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जांचें करवाएं और फिर वो उसके आगे उस अनुसार जाती हैं। जी मैम, जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो आपको शायद ये जानकारी में होगा, गर्भाशय के जो कैंसर होते हैं इससे महिलाओं की मृत्यु दर में क्या स्थिति है, कितना मतलब ऊपर है नीचे है? देखो आज के समय में भी जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी हैं लेकिन गांव-गांव में इलाज उतना बेहतर नहीं मिल पाता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि गांव की महिलाएं इतने काम में लगी रहती हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती है। तो इसीलिए शहरों में तो अब ये जो मृत्यु दर है काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि शहर की महिलाएं बहुत सचेत हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पर भी वो डॉक्टर के यहाँ जाना चाहती हैं, अपने टेस्ट कराना चाहती हैं, तो वो इलाज सही समय पर ले लेती हैं। लेकिन गांव की महिलाएं बहुत समय तक सोचती रह जाती हैं कि अरे ऐसे ही हो रहा होगा, ध्यान नहीं देती हैं। तो जब बीमारी का ही पता बहुत देर में चलता है तो यहाँ पर जो गांव का मृत्यु दर है इस समस्या को लेते हुए वो शहर से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस मृत्यु दर को कम करने के लिए मैं यही कहूँगी कि गांव की महिलाएं भी अपने शरीर को लेकर सचेत रहें। जी मैम, अक्सर ये समझा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर का प्रवेश अभी हुआ ही नहीं है, मतलब बहुत कम, हम कहें तो 100 में से 1 महिला को यहाँ कैंसर की समस्या है। अगर बात की जाए गर्भाशय के कैंसर की तो इसका आंकड़ा कितना है इस क्षेत्र में, पूरे हम उत्तराखंड की अगर बात करें? देखो उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैंसर तो वो लोग तब बता पाएंगे ना जब वो जांच कराएंगे। जब महिलाएं सही समय पर अस्पताल पहुंच नहीं रही हैं या फिर बस यहीं पर आईं
जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, PSC है, बस यहीं तक आई, दवा लेके चली गई। उनकी जब पेप स्मेयर जांच ही नहीं हुई, उन्होंने बड़े अस्पताल में जाकर बायोप्सी कराई ही नहीं, तो वो ये कैसे पता लगा पाएंगे कि वो कैंसर से ग्रसित हैं, या उनकी जो अगर बाद में मौत हो जाती है तो कैंसर से हुई, ये कैसे पता चलेगा। तो गाँव की महिलाएं तो क्योंकि बड़े अस्पताल तक जा ही नहीं रही, टेस्ट करा ही नहीं रही, तो उन्हें यही नहीं पता चल पाता है कि उनकी मौत जो है वो कैंसर से हुई है। इसीलिए ये आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा। क्योंकि शहर की महिलाएं तो जा रही हैं, जब उन्हें कैंसर पता चलता है तो वहाँ के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में मेंटेन हो जाता है कि हाँ इतने मरीज इस महीने कैंसर के आए, या यहाँ का कैंसर था, उस हिस्से का कैंसर था। लेकिन जब गांव की महिलाएं यहीं पर हैं तो यहाँ पर उन पर कैसे पता चलेगा। आखिर गांव की महिलाएं भी बीड़ी बहुत सेवन करती हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं कि गाँव की महिलाएं बीड़ी का सेवन बहुत करती हैं, और हाँ मेहनत करती हैं, ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी असुरक्षित यौन संबंध बनते हैं, जो भले ही लोगों को पता ना हो, बाहर के लोग नहीं जान रहे, तो जब ऐसे कारण होंगे तो कैंसर यहाँ भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ प्रवेश नहीं किया है जी, बस लोग अस्पताल तक जा नहीं रहे तो उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो नहीं पा रहे हैं। जी, यानी कि मैम ये समस्या यहाँ प्रवेश तो कर चुकी है, लेकिन अभी भी ये छुपाई जा रही है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। अभी भी उन्हें बस यही पता है कि महिला बीमार हुई थी, ऐसे ऐसे रक्तस्राव हो रहा था, कुछ ये हो रहा था, इन्फेक्शन हो गया, मर गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बीमारी है वहाँ भी, बस लोग उसे डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं। जी, चलिए मैम, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी महिला को गर्भाशय का कैंसर हो गया है और उसने अपने इसका उपचार भी करवा लिया है, तो अब वो किस प्रकार का खान पान रखे, क्या क्या चीज़ें अपने आहार में ले? आहार में सभी तरह के फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, और हो सके तो आजकल तो सब्जियों में, फलों में बहुत ज़्यादा दवाएं छिड़की जा रही हैं, तो इसीलिए फल और सब्जियों को बहुत अच्छे से धोकर तब इस्तेमाल करें, और फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, साफ़ पानी पिएं, फ़िल्टर करके पानी को पिया जाए, ऐसे ही खुले स्रोत का पानी ना पिया जाए, उसे फ़िल्टर करें, या फिर घर में ही उबाल के ठंडा करें, उस पानी को छान कर तब पिएं। और अपने खाने में गेहूँ, मतलब सभी तरह के अनाज, दाल और सब फलियाँ, सोयाबीन की फली, लोबिया, इस तरह की चीज़ों को सबको सेवन करें, चना, गुड़, और दवाइयों में देखा जाए तो महिलाओं को आयरन और कैल्शियम भी लेते रहना चाहिए। जी मैम, आज की चर्चा के बाद आप महिलाओं को कुछ सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं अपनी तरफ से, मैं भी एक महिला हूँ, मैं सभी महिलाओं को सुझाव देना चाहूँगी कि वो अपने शरीर का ध्यान रखें, सभी बीमारियों से बचने की कोशिश करें, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इतना करें कि अच्छा भोजन लें, खुश रहें, तनाव मुक्त रहें, बीड़ी, शराब, सिगरेट इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें, और दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लिए व्यायाम, प्राणायाम जरूर करें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने आज इतनी बड़ी समस्या जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है, उसके बारे में हमको जागरूक किया, हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को सुना। बस सबसे यही कहूँगी कि इन बातों को सुनकर दूसरे कान से निकाल लेना, बल्कि इनका पालन करें, अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें।